नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स की खास कड़ी होती है लखनऊ की कुछ खास शख्सियत, जिसमें खास शख्सियतों से हम लोग करते हैं कुछ खास बातचीत करते हैं। जिस तरह से लखनऊ में कुछ खास लोग हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं और अपने जीवन को लेकर के वो बात करते हैं, तो इसी खास कड़ी में आज हमारे साथ में पीके दत्ता जी हैं, जो कि लखनऊ बंगी नागरिक समाज के संस्थापक भी हैं और अध्यक्ष भी हैं। तो उनसे हम खास बातचीत करेंगे उनके समाज को लेकर के। तो आपका स्वागत है सर जी। जी नमस्कार। तो आपका जो लखनऊ बंगी नागरिक समाज है वो विगत कितने सालों से कार्य कर रहा है? अगर इस बात पे देखा जाए कि समाज कितने दिनों से काम कर रहा है, तब तो हमें 1775 में जाना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक लखनऊ बंगी नागरिक समाज का प्रश्न है, तो ये 2010 में विधिवत इसका शुभारंभ किया गया था। और इसके पीछे ये थी कि लखनऊ में जितने भी बंग समाज या बंगाली भाषा को बोलने वाले लोग हैं, उनके लिए कुछ अलग सा कार्यक्रम तैयार करना। और आज 2010 से हम लोग विभिन्न प्रकार के उन कार्यक्रमों को करते हुए आ रहे हैं, जिससे कि समाज के न केवल लखनऊ समाज के न केवल लखनऊ के बंगभाषियों के लिए हम काम करें, बल्कि अब हम तमाम समुदायों के लिए भी काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके समक्ष कुछ ऐसा रखें जो अपने में नया हो। तो यानी कि 2010 से आज 2023 हो गया, यानी कि 13 साल हो गए आपके लखनऊ बंगी नागरिक समाज की स्थापना को। तो ये बताइए, जैसे हमने आपके समाज में या आपकी संस्था में देखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर को लेकर के आप कुछ ज़्यादा ही कार्यक्रम कराते हैं, तो इसके बारे में क्या कहें? देखिए, प्रत्येक बंगभाषी रविन्द्रनाथ टैगोर को अपना पारिवारिक प्रमुख मानता है और अपने हर कार्यक्रम में हम उनसे आग्रह करते हैं कि वो हमारे कार्यक्रम में रहें। वैसे तो हम रविन्द्रनाथ टैगोर के अलावा सुभाष चंद्र बोस जी का और स्वामी विवेकानंद जी, हमारे विद्यासागर जी, इनका कार्यक्रम हम करते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का। और ये वो लोग हैं जो देश के दिशा और दशा को बदलने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और ये अब किसी एक समाज से नहीं है, बल्कि ये पूरे भारत और विश्व में इनका एक अमूल्य स्थान है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि चूँकि बचपन से हम बंगभाषियों को रविन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में बताया गया है, और ये भी बड़ा देश का भी समझिए और बंगभाषियों का भी बहुत बड़ा गौरव है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के दार्शनिक गुरु बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जहाँ देश को वंदे मातरम दिया है, वही रविन्द्रनाथ ठाकुर ने देश को ही नहीं बल्कि 3 देश स्वतंत्र राष्ट्रों को उनका राष्ट्रगान दिया है। तो इस तरह से भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका, इन तीनों के राष्ट्रगान के तैयारी में रविन्द्रनाथ टैगोर का ही आधार था। और आज भी इसके अलावा भी अफ्रीका में एक आध छोटे छोटे देश हैं जो भी रविन्द्रनाथ टैगोर से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, लेकिन विशेष रूप से ये 3 ऐसे स्वतंत्र राष्ट्र हैं जिनको राष्ट्रगान दिए का जो रचयिता है वो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो ऐसे व्यक्ति को जिसका भारत में राष्ट्रगान होने का श्रेय प्राप्त हो, और दूसरे व्यक्ति बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को वंदे मातरम के रूप में माँ दुर्गा की स्तुति देने का एक अजीब व गरीब योगदान रहा हो, तो हम वर्ष में 4-5 प्रोग्राम करते हैं, जिसमें पहला प्रोग्राम हम 12 जनवरी और 23 जनवरी को संयुक्त रूप से स्वामी विवेकानंद और सुभाष जी की जन्मतिथि को मनाते हैं। उसके बाद 7 मई में हम रविन्द्रनाथ टैगोर के जन्मदिवस को मनाते हैं। उसके बाद हम
26 जून को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का जन्मदिवस को मनाते हैं, और उसके बाद फिर 29 सितंबर को हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को याद करते हैं, और 20 अक्टूबर को लखनऊ के आधुनिक निर्माता AP सेन साहब को याद करते हैं। 7 अगस्त को आपका क्या प्रोग्राम होने वाला है? 7 अगस्त को चूँकि रविन्द्रनाथ टैगोर 7 अगस्त 1941 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस संसार को छोड़ करके दूसरे संसार में गए थे, तो उनकी पुण्यतिथि हम प्रतिवर्ष 7 अगस्त को रविंद्र उपवन में मनाते हैं। उस दिन क्या खास रहेगा? देखिए, यूँ तो ये पुण्यतिथि का दिन है, लेकिन जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनका जन्मदिन और पुण्यतिथि हमेशा हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करती है। तो हम ये चाहते हैं कि उस दिन दूसरे जातियों की तरह नहीं, बल्कि रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रफुल्ल मन से याद करते हुए कुछ कार्यक्रम भी हम करते हैं। जैसे अभी मई में हमने एक कंपटीशन कराया था, जिसमें हमने फलों के लिए सबसे ऑप्शन मांगा था। उसमें 4 विजेता हुए हैं, उनको हम सम्मान करेंगे। दोपहर में 12 से लेके 5 बजे तक देसी खेल कराएंगे। हम क्रिकेट, फुटबॉल ये बहुत करा चुके हैं। अब हमारा ये काम है कि हमारे जो ट्रेडिशनल गेम्स हैं या जो एंशिएंट इंडियन गेम्स हैं उनको भी लोगों के सामने रखें। यद्यपि गली गुलों में आज भी लोग उससे खेलते हैं, लेकिन अब लगता है कि जैसे उस पर धूमिल पड़ गया। जैसे कबड्डी है, गुल्ली डंडा है, गिट्टी फेंक, एक पाँव की दौड़, जलेबी रेस, तो ये सब हमारे पुराने खेल हुआ करते थे। लेकिन आज के जो पैसे के चकाचौंध में इनसे लोग दूर हट गए हैं, उनको पुनः याद दिलाने के लिए ये कार्यक्रम करेंगे। हम 12 बजे उनका माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद जहाँ एक तरफ हम उनके श्रद्धा के लिए हम लोग सब इकट्ठे रहेंगे, वहीं रविंद्र उपवन के जो पीछे वाला मैदान है उस पर हम इस तरह के खेलों का आयोजन करेंगे। और शाम को ठीक 7 बजे उनकी अब की 82 पुण्यतिथि है, तो 82 पुण्यतिथि में हम उनके लिए 82 दीपों का या मोमबत्ती का प्रोग्राम करके वहाँ पे आयोजन करेंगे। उसके बाद जो भी हमारे साथ आए हुए सबका हम सम्मान करेंगे। सम्मान करने के बाद जो हमारे इन प्रतियोगिताओं में जिनको स्थान मिलेगा उनको भी हम सम्मानित करेंगे। तो ये कार्यक्रम का अंत हमेशा की तरह से हम शुरुआत करते हैं वंदे मातरम से और अंत करते हैं राष्ट्रगान से। तो ये बताएं, हमने ये भी सुना है क्रिकेट जगत में आपने भी बहुत अहम भूमिका निभाई है, और इसमें भी आपने रिकॉर्ड बनाया। 2 दिन में या 3 दिन में आपने एक साथ कई खेल कराए। ऐसा हुआ था कि ये 2002 की बात है। मैं बनारस में उस वक़्त था, तो मैं एक लगान पिक्चर आई हुई थी, तो चूँकि उसमें क्रिकेट का दिखाया गया था अंग्रेज़ों का, तो मैं भी उत्साहित था। तो मैं गया देखने के लिए, और देखने के हाफ टाइम जब हुआ तो मुझे ये लगा कि हम क्रिकेट नहीं देख रहे हैं, बल्कि द्वापर युग में कृष्ण भगवान जो खेल खेला करते थे उसी पे ये फिल्म बनी है, यानी कि गुल्ली डंडा। तो फिर मैंने इस पे देखा कि और कहाँ कहाँ गुल्ली डंडा को खेला जाता है और किस नाम से खेला जाता है। तो मैं मुझे मलेशिया, इंडोनेशिया में उनका जब हमने इतिहास देखा तो ये देखा कि वो एक टाइम में अखंड भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। अगर आप इतिहास के पन्नों में जाएं, आज तो भारत से 15 देश अलग हो चुके हैं, लेकिन एक स्वर्णकालीन ऐसा टाइम था जब अखंड भारत में ये सब थे। और आज भी इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी वहाँ पे हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसका जिस तरह से वो लोग सृजन करते हैं, जैसे रखरखाव करते हैं, जैसे राम जी की मंदिर, जैसे विष्णु भगवान जी का, तो उनके नोट पे गणेश जी की फ़ोटो आज भी छपती है। तो ये बतलाता है कि हमारी परंपराएं बड़ी दूर से जुड़ी हुई थी। तो मैंने लखनऊ में वहीं से फ़ोन किया और यहाँ के उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी साहब को फ़ोन लगाया कि मैंने आज ये फ़िल्म देखी है और इस पे हम कुछ गेम कराना चाहते हैं। तो हंसने लगे, बोले ठीक है, आप तो कुछ ना कुछ कराते ही रहते हैं
मैं चीफ सेक्रेटरी में क्या कर सकता हूँ। हमने कहा आप बहुत कुछ कर सकते हैं और मैं आऊँगा तो मैं आपसे बात करूँगा। इस तरह से जब बातचीत हुई तो 40 गेम 4 दिन में हमने कराया। 40 गेम 4 दिन 4 दिन में, जो विश्व का एक रिकॉर्ड है, कीर्तिमान है और बुजुर्ग के लिए कराया। क्योंकि हम लोग दूसरों जो यंग होते हैं उनको तो हम प्रमोट करते रहते, लेकिन वो लोग जिन्होंने देश के लिए बहुत खिताबें जीती हैं, जिन्होंने देश के लिए कई गोल्ड मेडल जीती हैं, लेकिन एक उम्र के बाद जैसे धूमिल से हो जाते हैं। तो जब मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से ये बात की कि इस तरह का एक प्रपोज़ल मेरे पास है, तो उन्होंने कहा साहब आप पहले करके दिखाइए, उसके बाद फिर हम इस पर बात करेंगे। अभी हाल में खेलो इंडिया के तहत में 21 खेल का आयोजन किया गया है, जबकि हमने 2003, 2002, 2004 में 40 खेल, जिसमें कि आधे विदेशी थे। विदेशी खेल में आपको बॉल लगा हुआ मिलेगा, कोई भी आप खेल उठा लीजिए उसमें बॉल मिल जाएगा आपको। क्रिकेट में भी बॉल, फुटबॉल में भी बॉल, हॉकी में भी बॉल, वॉलीबॉल में बॉल, तो बॉल से शुरू होता है। और हमारे देसी खेल शुरू होते हैं जो हमारे संस्कार से जुड़े होते हैं। तो ऐसे बीच जैसे कुएं से महिलाओं द्वारा पानी का निकालना, हमारे गरीब मजदूर ईटा उछालने का उछाल के देते हैं, मकान बन जाता है, उससे एक खेल का तैयारी। तो इस तरह से 40 खेल जो मैंने कहा, तो इसमें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने भी इसको अप्रिशिएट किया। तो जैसे आजकल लोग जो खेलों में सिर्फ 1 ही 2 खेल जानते हैं, तो क्रिकेट जानते हैं या तो फुटबॉल जानते हैं, इसके अलावा कुछ जानते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये मनुष्य का स्वभाव होता है कि हर आदमी को अपना एक खेल समझ में आता है और लगाव होता है और उसके प्रति उसको अपना कैरियर बनाने का। लेकिन आजकल फैशन बन गया। फैशन तो इसलिए बन गया कि पैसा मिल रहा है, तो फैशन क्या बहुत कुछ बन जाएगा। अभी देखिए, मैं अभी देख रहा था, एक दीपिका कुमार थी जो तीरंदाज थी और उसने 3 गोल्ड मेडल जीते, उसका कोई नाम नहीं लेता है। लेकिन सुबह शाम अब अजीत अगरकर आ गए हैं नए चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी के, तो उनका जलवा देखिए। इसके पहले सुनील गावस्कर का जलवा देखा हमने। आईपीएल का जलवा देखा। आईपीएल को एक्चुअली बनाया इसीलिए गया था कि इसमें पैसे की बर्बादी लोगों की हो और लोगों को पागल बनाए जाते हैं। क्रिकेट के लिए कहा जाता है कि 2 आदमी और 11 आदमी मिल के पूरे स्टेडियम को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो 7 तारीख को आपका जो आप कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उसमें कितने खेलों को जगह देंगे आप? देखिए, अभी जो मेरे साथियों से बातचीत हो रही है तो उनका कहना है कि कम से कम 10 खेल ऐसे होने चाहिए जो हमारे भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं और जिसमें हमें एक्सपेंडिचर नहीं होता है। देखिए, बहुत से ऐसे गेम हैं जो गेम का मज़ा तो नहीं देते हैं, लेकिन उस पर खर्चा बहुत होता है। आजकल एक जगह पे कोई कार्यक्रम करना, सारी चीज़ों को इकट्ठा करना एक बहुत ही समस्या की बात है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इसमें भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना खेल जिसे शतरंज कहते हैं, लखनऊ में एक फिल्म भी बनी थी शतरंज के खिलाड़ी, और सत्यजीत रे ऐसा व्यक्तित्व जो दुनिया में इतना बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर नहीं हो सकता है, उसको लखनऊ में आना पड़ा और उन्होंने आकर के शतरंज के खिलाड़ी बनाए थे। और शतरंज की चाल से ही दुनिया चलती है। सफ़ेद और काला जो है ये जीवन के 2 पहलू हैं। अगर काला आ गया तो फिर भगवान वाले, सफ़ेद आ गया तो सब आपकी जय करेंगे। तो शतरंज हो गया, उसी तरह से गुल्ली डंडा है, उसी तरह से कंचा है, लट्टू है। ऐसे खेल जो बचपन में पतंगबाजी है, आपका क्या बोलते हैं 7 टाइम्स जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं और हमारे यहाँ गिट्टी बोलते हैं, वो लड़कियों का सिकड़ी। तो ये सब वो खेल हैं जो धूल के गर्द में चले गए। सिकड़ी हो गया, खो खो हो गया, रुमाल झपट्टा हो गया, बहुत सारी। म्यूजिकल चेयर है जिसको आप हम उसको संगीत दौड़ बोलते हैं। तो अंताक्षरी भी होता है। अंताक्षरी इसलिए हम नहीं करते हैं कि अंताक्षरी खेल का हिस्सा नहीं, वो साहित्य का हिस्सा है। अब जैसे योग है, कोशिश करेंगे
क्योंकि योग जिस वक्त हम लोगों ने योग का कार्यक्रम किया था 40 खेल में, उस वक्त योग का कोई बात ही नहीं थी। अब तो खैर योग की दुनिया देख रही है, तो हमारी जो किताब निकलती है उसमें हम उनके कुछ चित्र भी लगाते हैं ताकि लोगों को देख कर उनको लगे कि हाँ ऐसे चीज़ भी पॉसिबल है। और कोशिश हमारी ये है कि देखिए हम तो एक उम्र के पड़ाव में पहुंच गए हैं। अब आगे वाली जनरेशन जो पागलों के तरह जिनके पास समय नहीं है, और अगर जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि अगर गीता का ज्ञान आपको समझना है, दुनिया का ज्ञान आपको समझना है, कुछ देश के लिए करना है, समुदाय के लिए, तो आपको ताकतवर होना चाहिए और उसके लिए हमें फुटबॉल खेलना चाहिए। अच्छी बात कही आपने। तो चलते चलते दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, अपने लखनऊ बंगी नागरिक समाज को और आगे कैसे बढ़ाएं और अपनी सभ्यता से कैसे जुड़े? देखिए ज़िंदगी एक दौड़ है सहयोग की, एक खेल है पिरामिड की। तो जनरेशन टू जनरेशन को अपना जो कुछ भी है वो करे, क्योंकि हमारा जो सनातन ग्रंथ है वो जीवन को 4 भागों में बांटता है और चारों के लिए उन्होंने मूल रूप दे रखा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लखनऊ में आज 110 क्लब हैं। पहले क्लब की स्थापना एक रिलीजियस टेम्पल के रूप में 1863-64 में हुई थी, और पहली दुर्गा पूजा लखनऊ में मूर्ति के साथ न होकर के बल्कि कैलेंडर के रूप में रेसिडेंसी में हुआ था, जिसको कि यहाँ के लोगों ने समझा था कि शायद अंग्रेज़ों की कोई चाल है। लेकिन माँ दुर्गा उसके बाद इतनी विराजमान हो गई कि 1980 से माता श्री और जय माता दी के प्रोग्राम आप देखते होंगे। तो मेरा सभी नौनिहालों से और हमारे जितने क्लब हैं लखनऊ में, उन सभी से एक ही निवेदन है कि वो जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन 24 घंटे में से 10 मिनट निकाल करके अगर वो अपने समुदाय के लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ अच्छी बातें सामने रख सकते हैं, तो इससे देश की प्रगति होगी। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको, आपके चैनल को, कि इस तरह से आपने ये कार्यक्रम रखा। वैसे तो हमसे बहुत बड़े बड़े लोग हो सकते हों, लेकिन आपने मुझे चुना, इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपका धन्यवाद देता हूँ। तो ये थे हमारे खास शख्सियत की कड़ी में लखनऊ बंगी नागरिक समाज के संस्थापक अध्यक्ष पीके दत्ता जी, जिनकी विचारधारा सुनी, जिन्होंने बताया कि उनका लखनऊ बंगी नागरिक समाज किन विचारधाराओं पर चलता है। और अभी जो 7 अगस्त को कार्यक्रम होने वाला है उसमें वो भारत के ऐसे खेल लेकर के आएंगे जो कहीं ना कहीं छुप गए हैं, कहीं ना कहीं उन पर धूल पड़ गई है। लोग आजकल जो खेल जानते हैं बस क्रिकेट या फुटबॉल को जानते हैं। साथ में उन्होंने बताया कि उनका जो समाज है या उनका जो संगठन है, संस्था है, वो ऐसी चीज़ों को आगे लेकर के आता है जिनसे युवा जागरूक हो, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए या आपका सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, अन्य बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं, स्वामी विवेकानंद जी भी हैं, जिनकी विचारधाराओं की ज़रूरत आज हमारे युवाओं को है। अगर उन विचारधाराओं पर चल करके हमारे देश का नागरिक अगर जिम्मेदार बनता है तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छे समाज का निर्माण भी करता है। तो वो ऐसे ही कार्यक्रम अपने संगठन संस्था के द्वारा कराते रहते हैं, जिससे लोगों को एक उदाहरण मिले और लोग एकजुट हो कि हमें जो हमारे महापुरुष थे, स्वामी विवेकानंद, आपका सुभाष चंद्र बोस और रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे जो महापुरुष थे, उन्होंने इस देश को और इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने विचारों के साथ साथ में अपने जीवन का बलिदान कैसे दिया। तो ऐसे ही लखनऊ की कुछ खास शख्सियतों से हम लोग खास बातचीत करते हैं खास कार्यक्रम में। तो ऐसे ही आप बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ में, तो हम भी आपको दिखाते रहेंगे कि लखनऊ में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो कुछ समाज में अलग खास कर रहे हैं, जिससे वो समाज में एक अलग अपनी पहचान बना रहे हैं खास रूप में। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत